CAPF AC 2023 में आज हम इसमें आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में वीक 4 वर्क फॉर वीक 13 देंगे। इसमें भी आपको साइंस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। साइंस इसके पहले हम 2 सेशंस से देख रहे हैं। आप 2 टेस्ट भी उसका लिख चुके हो और इसमें हम जो साइंस का थर्ड और लास्ट एक तरह से ये वर्क इधर दे रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट डजंट मीन कि इट स्टॉप्स हेयर। आपको टेस्ट वगैरह जो भी है, जैसे जो टेस्ट पहले हो चुके हैं उस सब्जेक्ट के भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बीच बीच में। और वंस एक तरह से चीज़ें सारे सब्जेक्ट वंस खत्म हो जाएगा, वंस आप उस पर वर्क कर लोगे, फिर आपको मिक्स सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते रहेंगे। आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चंस करते हो, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन विद अंडरस्टैंडिंग करते हो, कंसेप्ट जितना डेवलप करते हो, उतना फायदा है। इनिशियली आपका बेस जो स्ट्रांग होना चाहिए, उस बेस के आधार पे आप मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। हमेशा ध्यान रखो कि जो बेसिक्स बुक दिए जा रहे हैं, आप वन टाइम इसको पढ़ लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। विद कंटिन्यूअस जो आप इम्प्रूवमेंट करते हो उसमें रिवीजन से और क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चंस को आइदर एलिमिनेटिंग, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो विद योर प्रायर नॉलेज, और कुछ में राइट आंसर पे पहुंचते हो डायरेक्टली। तो ये आपको कंटिन्यूअसली हेल्प करता है। तो ये जो टास्क है, ये वाला जो सेशन है, यानी कि ये 17 दिसंबर को इसको फिनिश करना है। हम जो भी चीज़ों को वर्क कर रहे हैं, ये हमारा कोशिश रहेगा कि जनवरी एंड तक वंस एटलीस्ट आप बेसिक को चीज़ों को क्लियर कर लो। जनवरी में 22 जनवरी से हमने बोला है कि फुल लेंथ टेस्ट जो स्टार्ट होगा, तो एटलीस्ट उसके या थोड़े उसके मीन्स एंड जनवरी तक आप वंस फिनिश कर लो, ताकि जो भी एक तरह से टेस्ट अटेम्प्ट करो फुल लेंथ में, तो एटलीस्ट सारी चीज़ों को कवर कर पाओ। पेपर 2 में सेम चीज़ें हैं। अब ऑलमोस्ट जो ये सेशन आप करोगे तो बेसिक आपके पास थोड़े थोड़े सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, सो ये पेपर 1 में साइंस आपका कंटिन्यू रहेगा, ये ऑलरेडी आप ये देख चुके हो। अब इसमें से हम ये बायोलॉजी का क्लास 12th का एनसीईआरटी का कर रहे हैं। अब ये बोलोगे कि और चीज़ें हैं, फिजिक्स का है, सपोज केमिस्ट्री है 11th का 12th का, या फिजिक्स 11th 12th का, या फिर बायोलॉजी क्लास 11th का और 12th में भी हम पूरा ये नहीं कर, क्योंकि हम यहाँ आईआईटी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। बिलीव मी, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको मेनली क्लास 9th और 10th का बोला था, लेकिन साथ में ये भी बोला था कि आप चाहो तो 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक कर लो, और फिर ये 12th वाला। और उसके साथ जब आप और क्वेश्चंस करोगे, या फिर जैसे लूसेंट वाला मान के चलो साइंस का कुछ पार्ट देखोगे, तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें वहाँ से मिलेगी। इट डजेंट मीन अब जो पढ़ना है तो इट डजेंट मीन कि आप सारे के सारे चीज़ों को करने लगोगे। आप इंजीनियरिंग या मेडिकल का तैयारी नहीं कर रहे हो कि पूरे के पूरे आप बायोलॉजी को 11th का पूरे डिटेल, 12th का पूरे डिटेल, और फिर फिजिक्स पूरे डिटेल, या फिर आप केमिस्ट्री पूरे डिटेल, ये आपको नहीं करना है। जितना आपको ज़रूरत है उसको करना है। तो जो क्लास 12th में बायोलॉजी वाला जो है, तो उसमें जो 8 चैप्टर नंबर 8 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक करना है। तो चैप्टर नंबर 8 में क्या है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसके बाद देखोगे कि एटलीस्ट हेल्थ एक ऐसा चीज़ है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन कोविड-19 के बाद ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये आपका हेल्थ और डिजीज़ के बारे में चीज़ों को बेसिक्स जो है वो देखना। अब पूरे डिटेल में इसमें नहीं जाने लोगों, कुछ चीज़ें जहाँ अवॉइड करना होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल है तो उसको छोड़ दोगे, लेकिन ऐसे इसको पढ़ लोगे। फिर है आपका स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन ये आपका, देखो इसको दोनों हमेशा ध्यान रखो कि किसी चीज़ को ये नहीं देखना है आपको कि हम सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए, आपको कंबाइंड रूप से देखना है पेपर 1 पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखना है दोनों एंगल से, ठीक है। तो स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन इस बार जैसे देखो, रसिया यूक्रेन वॉर के कारण वीट का जो है क्राइसिस हुआ। वीट ऐसे हमारे यहाँ एक तरह से अच्छा खासा हम उगाते हैं,
लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी बहुत लार्ज है, तो इस बार जो भी वीट इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी प्रोक्योरमेंट कम हुआ। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखोगे कि जो पहली बार एक तरह से देखा जाए ना, कि पहले क्या होता था ना लास्ट टाइम तक, कि हाफ वीट और हाफ राइस दिया जाता था पीडीएस सिस्टम में। इस बार पहली बार है कि राइस तो ज्यादा दिया जा रहा है, वीट बहुत कम दिया जा रहा है। बट होप कि जो ये सीजन है रबी का, जब अब रबी का क्रॉप लगाया जा रहा है गेहूं का, तो होप कि यानी कि जब नेक्स्ट अप्रैल के आसपास जब वो क्रॉप कटने लगेगा, अप्रैल या मार्च एंड कुछ एरिया में, और कुछ एरिया में अप्रैल, कुछ एरिया में मई स्टार्ट, तो फिर चीजें शायद सही होनी चाहिए। फिर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बहुत सारे जो जैसे एक तरह से जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया एंड ऑल, तो ये जो हैं आपके शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो ह्यूमन के लिए लाभदायक भी होते हैं, तो उनके बारे में देखोगे। अब इसमें से आपको पूरे डिटेल नहीं जानना है, बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है। अब ये बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग फील्ड है। अभी हम इसमें से बहुत सारी चीज़ों को हमें अचीव करना है। बायोटेक्नोलॉजी का जैसे नाम लेते हो तो किरण मजुमदार सौ का नाम आता है। उन्होंने एक तरह से एक फीमेल के तौर पे स्ट्रगल के बावजूद भी उन्होंने अपनी कंपनी बायोकॉन को एक लेवल तक पहुंचाया। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, अब प्रोसेसेस में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, प्रिंसिपल्स को लिटिल ये करोगे, लेकिन इसमें से ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है इकोलॉजी, इकोलॉजी ये आपका हर बार इससे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, और ये इसका इंपॉर्टेंस जो है ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। तो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, ये इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इस चैप्टर में इसको सारे जो है इसको आपको प्रॉपर तरीका से इन चारों चैप्टर्स को पढ़ना है। तो ये टोटल आपके जो हैं वो 9 चैप्टर्स हैं, इन 9 चैप्टर्स को पढ़ने हैं इसमें। और बिलीव मी कि जब एनसीईआरटी को आप पढ़ते हो, बहुत सारे स्टोरीज के फॉर्म में इमेजेस रहती हैं, चीज़ें सिंपल वे में समझाई रहती है। यस, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं एनसीईआरटी में वो टफ ये रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ना, फिजिक्स आप पढ़ोगे, 11th का फिजिक्स पढ़ना, तो जो लोग साइंस से नहीं हैं उनके लिए बहुत लगता है ना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, 11th हो या 12th दोनों का। लेकिन वही जैसे केमिस्ट्री हम जब देखते हैं तो केमिस्ट्री ठीक ठाक, या फिर सम टाइम ना आपके इंटरेस्ट पे भी वो चीजें मैटर करती है। बट एनी हाउ इन नॉर्मल जो भी एनसीईआरटी की बुक्स लिखी हुई हैं वो उस स्टैंडर्ड के लिए लिखी गई है। जैसे ये 12th का है, अब 12th में जिनके लिए बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट रहा है तो उनके लिए तो ये चीजें आसान है, लेकिन जिनका बायोलॉजी नहीं रहा है तो उनके लिए डिफिकल्ट है। और अब ऑब्वियसली है कि आप फिजिक्स नहीं पढ़े हो, मान के चलो उस डिटेल में, या केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो, तो शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन ये मानो आप कि ये 12th क्लास के एक बच्चे के लिए लिखा हुआ है, और ये जो टॉपिक्स जो हम दे रहे हैं वो डे टू डे में यूज होता है। तो ये इतना कम्प्लेक्स नहीं है। जो चीज़ें अब फिजिक्स वाला मान के चलो कि बहुत सारे ऑप्टिक्स है, लाइट है, या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैट है, रियली वो टॉपिक्स टफ हैं, वो उसको आप डायरेक्ट समझ नहीं सकते हो प्रॉपर तरीका से। तो वो उसकी हमें ज़रूरत उस लेवल में नहीं है। कुछ चीज़ें जो भी है आपको 9th वाला आपने पढ़ा, 10th वाला पढ़ा, और ये 12th वाला, और कुछ चीज़ें जो है क्वेश्चंस के थ्रू हम करेंगे। तो ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 में इसको करना है। यही आपका ये हिंदी वाला है, मानव स्वास्थ्य और रोग, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो सिर्फ ऐसा हानि नहीं पहुंचाते हैं वो लाभ भी पहुंचा रहे हैं। फिर इकाई 9 यानी कि यूनिट 9, जय प्रौद्योगिकी सिद्धांत हुआ प्रक्रम। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल ये इसको नहीं करना है, इसको थोड़ा ज़्यादा करना है। और फिर ये 4 चैप्टर इधर हैं, जीव और समष्टियां, पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण, और पर्यावरण के मुद्दे। तो इन सारे को करना है। देखो, अब सारे बुक्स को जैसे ये है कि हर बुक को हार्ड कॉपी में आप नहीं रख सकते हो, लेकिन जो अप टू 10th तक है, या फिर जैसे हिस्ट्री वगैरह वाला क्लास 12th का है, वो सबको बेटर है आप एक जगह प्रॉपर लोकेटेड हो तो सबका हार्ड कॉपी रखो, या नहीं होता है तो कुछ चीज़ों को आप सॉफ्ट कॉपी से भी एनसीईआरटी की सारी बुक्स जो है उसके वेबसाइट से आप अपना डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो, वो सबके लिए अलाउ है। ठीक है, तो ये आप करना है।
जो पेपर 2 में है, तो पेपर 2 में इधर आपको जो कंप्लीट करना है प्रेसी राइटिंग का एक तरह से बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको ये लेना है, और जो लास्ट 5 इयर्स के टॉपिक्स जो पूछे गए हैं वो उनको देखना है, उनको समझना है। ओके, तो प्रेसी क्यों एक्चुअल में है? प्रेसी इनफैक्ट जैसे हमने आपको ये आर्गुमेंट राइटिंग फॉर एग्जांपल या फिर रिपोर्ट राइटिंग ये सब के बारे में मैंने बोला था कि जो ये 2011 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो आपका ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन सॉरी और प्रेसी, ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन और प्रेसी ये सब जो क्या है ना इनिशियल टाइम से चल रहे हैं। प्रेसी राइटिंग देखोगे कि यूपीएससी अपने मैक्सिमम एग्जाम में पूछती है, जैसे सीएससी का मान के चलो मेंस है तो उसमें इंग्लिश वाला है उसमें पूछा जाता है। फिर आपका और भी जो एग्जाम्स कुछ कुछ जिसमें कन्वेंशनल है तो उसमें कुछ पूछते हैं। प्रेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? प्रेसी इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को आप शॉर्ट में लिखते हो, उसको 1/3 समथिंग टाइप में लिखते हो। अब जस्ट सोचो कोई टॉपिक आपका दिया हुआ है। अब वो टॉपिक मान के चलो कि 5000 वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो 5000 वर्ड्स पढ़ना वो एक चैलेंजिंग है। लेकिन इसी 5000 को 500 में कर दिया जाए, 1000 में कर दिया जाए तो आसान होता है। जैसे जस्ट सोचो कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, अब उसको पूरे डिटेल रिपोर्ट को पढ़ना एक चैलेंजिंग काम है। लेकिन इसी को कोई ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई तो इसको लिखे हैं तो कोई ना कोई तो डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब सबको एकदम डिटेल लाइन वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें रिपीटेड रहती है। तो कोई बंदे हैं, कोई पर्सन है, कोई फैकल्टी है, कोई टीचर हैं, उन्होंने उसको पढ़ा डिटेल में और उसकी समरी आपके सामने प्रस्तुत की। तो फिर वो समरी आपके लिए समझना आसान हो जाता है। तो प्रेसी अभी जो प्रेसी आपको पूछा जाता है 1/3 वर्ड में पूछा जाता है। प्रेसी में एक चैलेंज क्या है कि बॉक्स फॉर्म में आपको लिखना है, एक बॉक्स में आपको एक शब्द लिखना होता है, तो वो लिटिल एक तरह से टाइम टेकिंग होता है। प्रेसी में क्या करना होता है कि आपको जैसा कि लास्ट मैंने बताया था रीडिंग कम्प्रिहेंशन वाला में कि आरसी और प्रेसी ये दोनों ऐसा चीज है जिसमें कंटेंट आपको वहां दिया हुआ है, कंटेंट आपको कहीं से बाहर से नहीं लाना है, सेम कंटेंट को समझना है और उस कंटेंट को एक तरह से रिप्रोड्यूस करना है। तो दोनों में ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप टॉपिक को पहले समझोगे प्रॉपर तरीका से और उस टॉपिक को समरी जो है उसको इसमें प्रेजेंट करोगे, लेकिन अपनी भाषा में होना चाहिए, वो अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा किसी लाइन को जैसे कुछ ये भी कर सकते हैं ना कि यस जो इंपॉर्टेंट लाइन है हम उस लाइन को डायरेक्टली लिख दें, नहीं। यहाँ और आरसी और प्रेसी ये दोनों में है, कंटेंट को समझना है और उसको अपनी लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस करना है। कोर कंटेंट आप यहाँ से लोगे। अब 1/3 में आपको कर रहा है तो हर को मान के चलो कि नॉर्मल सपोज 450 400 से लेकर के सपोज 450 के आसपास मान के चलो वर्ड्स हैं। जनरली इससे कम ही होते हैं, समटाइम 300 भी होते हैं। तो 330 से लेकर के मान के चलो 450 के आसपास वर्ड्स हैं। तो इन जनरल जो भी है कि एग्जैक्ट आप 1/3 वर्ड में नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि क्या है ना कि आप जब टाइपिंग करने लगोगे प्रॉपर तरीका से लैपटॉप पे आप या अपने डिवाइस पे, तब तो आप उसमें कर सकते हो कि यस कम हुआ तो ऐड कर दिए, बढ़ा तो उसको कम कर दिए। लेकिन जब आप लिखने लगते हो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, 15 से 16 मिनट्स आपके पास टाइम है एक तरह से। तो 15-16 मिनट टाइम है तो आप एग्जैक्ट 1/3 में नहीं लिख सकते हो, लेकिन क्लोज जैसे मान के चलो 330 वर्ड्स टोटल प्रेस दिया हुआ है पैसेज, तो उस 330 में 110 वर्ड्स होते हैं, तो प्लस माइनस ये कर सकते हो तो 120 कर सकते हो, 125 अप टू कर सकते हो। 450 मान के चलो है तो क्या है 150 होता है, तो 150 है तो 160 कर सकते हो। हाँ हो सकता है 140 भी कर सकते हो। तो प्लस माइनस 10 15 ये आप उसको कर सकते हो। तो इसमें भी चीज़ों को समझो और उसको करो। प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने ऑलरेडी बोला कि इन दोनों टॉपिक्स में जो प्रेसी और आरसी करने से फायदा क्या होता है कि आपको एक रियल में ये फील होता है, ये पता चलता है कि एक्चुअली हमें ऐसे जब लिखते हैं तो किस ढंग से लिखें। वो भी आपको इसमें हेल्प मिलता है, क्योंकि ये कोई टॉपिक लिया और उसको यूपीएससी ने आपके सामने प्रेजेंट किया। तो अब ऐसे 5 इयर्स 10 इयर्स का आप देखते हो तो कुछ कुछ चीजें आपको इसमें से हेल्प मिलती है कि यस इस लेवल का हम यदि अपनी राइटिंग लिखेंगे तो हमें अच्छी मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी आपको हेल्प मिलता है, तो इसको ये करो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होगा तो आप हमें मैसेज ये कर सकते हो इन दोनों
नंबर पे, ऑब्वियसली व्हाट्सएप नंबर 8527146498 और टेलीग्राम नंबर 7404909669. ओके, कीप वर्किंग. ओके, थैंक यू.